हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। आरआर एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 2 के लिए लाइव मॉक कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें लाइव मॉक 9 आप लोगों ने दिया होगा। नहीं दिया तो आज के लिए और ओपन कर दिया, आप आरबी की वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस, सेफ स्कोर और मैथ्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। उससे पहले कुछ बच्चे कल आरबी के मॉक इंटरफेस को लेके बोल रहे थे कि सर इंटरफेस में प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में जो क्लियर चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है और सॉल्यूशन क्या है उसका एंड ऑल दैट। देखो, जब आप आरबी की वेबसाइट पे जाओगे कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, जिसके अंदर पेड टेस्ट में आपको सारे पेड टेस्ट दिखते हैं और उसी के अंदर आपकी ये सीजीएल टीयर 2 वाली टेस्ट सीरीज भी दिखती है और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वगैरह कोम्बो में आपको सारे कोम्बो टेस्ट दिखते हैं। और अगर लाइव टेस्ट पे जाए तो लाइव मॉक 9 जो भी अवेलेबल है, ये वाला टेस्ट, इसी पे जाते हैं और इसी को एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं कि हमारा इंटरफेस कैसा है। आपने अभी सीजीएल का टीयर 1 टीयर 2 के मतलब सीजीएल टीयर 1 दिया है, सीजीएल टीयर 1 है, तो एडिक्विटी पैटर्न आपने देखा होगा कैसा इंटरफेस आपको मिलता है। क्या ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया रेडी टू बिगिन। एग्जामिनेशन भी आपके 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, सेक्शन 2 में आपको अगले 60 क्वेश्चन दिखेंगे जब आप सेक्शन 1 सबमिट कर चुके होंगे। और वहां पे आप खुद से सबमिट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली 60 मिनट के बाद सेक्शन 1 आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी है कि आपको एक ऑप्शन हम एक्स्ट्रा दे देते हैं कि आप पहले सबमिट करना चाहें तो पहले कर लो, क्योंकि जिसका टाइम हो गया, टाइम वेस्ट क्यों करना। रियल एग्जाम में तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं सेक्शन 1 जैसे कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम में इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करना आप लोग। ये अगर आप ऐसे कर दोगे ना, क्वेश्चन बड़ा दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों ने टीयर 1 में प्रॉब्लम बताई थी कि उन्हें क्वेश्चन पूरा नहीं दिख पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप ये टॉगल वाला ऑप्शन ना अभी से प्रैक्टिस करो इसे यूज करने की, कि आप इसे ऐसे कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन बड़ा दिखेगा। एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्वेश्चन है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, आप यहाँ पे हिंदी में करना चाहो तो यहाँ पे हिंदी में कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन ना ये छोटा दिखता है, तो आपको ये ना कंट्रोल प्लस ये वाला ऑप्शन है, ये यूज करोगे ना तो क्वेश्चन आप बड़ा कर सकते हो जितना मर्जी। ठीक है, छोटा करना है तो यहां से क्वेश्चन छोटा होगा, इससे पूरा इंटरफेस छोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पूरा इंटरफेस छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस करोगे तो उसमें ये सारे बटन्स भी आपके बड़े हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन बड़ा छोटा करने का। ठीक है, लेट्स होप वो सबके में चले। लॉजिकली तो चलना चाहिए। यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम दिखता है, यहाँ पे टोटल टाइम दिखता है। फुल स्क्रीन मोड करना है तो आप फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हो, जिससे कि ऊपर के कुछ भी ना दिखे, पूरा का पूरा ये अवेलेबल रह जाए। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एग्जाम जैसे दिखेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जैसा रियल एग्जामिनेशन में आपका इंटरफेस रहता है, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है। इसमें कहीं भी किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आना भी नहीं चाहिए। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है वंस इन अ ब्लू मून की कुछ सर्वर इशू आ गया, तो उस केस में कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा ये सारी की सारी चीजें होगी। सबमिट सेक्शन कर देता हूं मैं। अब ये आपका सेक्शन 2 आ गया, जिसके अंदर इंग्लिश और जीके, टोटल 70 क्वेश्चन, 45 इंग्लिश के, 45 जीके के। आप इसे करने के बाद टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखता भी रहता है कितने अटेम्प्ट करे, नीचे नहीं कितने नहीं करे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने सबमिट टेस्ट कर दिया। अब जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंटरफेस आरबी एप्लीकेशन का थोड़ा सुधार लीजिए या आरबी इंटरफेस थोड़ा सुधार लीजिए, तो वो इस इंटरफेस की बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल एग्जाम जैसा है, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप देंगे सबका लगभग सिमिलर दिखेगा और ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है जो बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमने अटेम्प्ट कर दिया, हमें अपनी रैंक भी दिख गई, ये लगभग 10,400 लोगों ने दे दिया, फिर नीचे समरी भी आ जाती है। यहाँ पे आप टॉगल को मूव करोगे तो परसेंटाइल भी देख सकते हो, किस मार्क्स पे क्या क्या परसेंटाइल बन रही है। एक सेकेंड, बैक क्लिक हो गया। ठीक है, उसके बाद एवरेज स्कोर, और ये देखो जो ये एवरेज स्कोर होता है एक्चुअल एवरेज इससे कहीं ज्यादा होता है। क्यों ये कम होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई वो सेक्शन 1 अटेम्प्ट करके मॉक को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि सेक्शन 2 देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 1 में उन्हें क्योंकि स्पीड की प्रैक्टिस करनी होती है मैथ्स और रीजनिंग में, सेक्शन 2 में टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता। तो उसमें मैंने आपको वैसे भी बताया कि मॉक का रेलिवेंस सेक्शन 1 का ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट होता है। बाकी आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें वो तो अच्छा ही है। तो फुल लेंथ देनी ही चाहिए एग्जाम से पहले तो, बट कुछ बच्चे सेक्शन 1 देते हैं और सेक्शन 2 नहीं देते, तो इसलिए उनका जो एवरेज स्कोर है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से, और ये एवरेज स्कोर आपको 218 दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब मैं यहाँ पे इसको डेटा को चेंज करूंगा, मतलब जिन्होंने खाली सेक्शन 1 अटेम्प्ट किया उन्हें हटाना पड़ेगा मेरे को, जिन्होंने खाली सेक्शन 2 अटेम्प्ट किया सेक्शन 1 नहीं किया उन्हें हटाना पड़ेगा। तभी तो एक्चुअल वो लोग पता चलेंगे जिन लोगों ने पूरा मॉक दिया है।
और जब मैं पूरे मॉक की बात करूंगा तो जो एवरेज स्कोर है ये हमारा 218 से बढ़ के हो जाएगा 250। तो एक्चुअली में जो बच्चे सीरियसली मॉक को दे रहे हैं उसका इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर एवरेज स्कोर 250 है, ना कि 218। तो ये से देख के मत समझिए कि मॉक का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड है। एक्चुअली में 40 नंबर तक बढ़ जाते हैं। अगर मैं एक्चुअल एवरेज निकालूं तो जो यहाँ पे दिखेगा उससे 40 नंबर तक ज्यादा रहेगा, और परसेंटाइल भी जो आपको दिख रही है उससे थोड़ी सी कम होगी मॉक के अंदर रियल में। क्लियर है ये चीज? टॉपर का देखो होता क्या, 2-3 बच्चे ऐसे जरूर रहते हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया लेकिन उन्हें अपनी देखना होता है कि मैं टॉप कर जाऊं किस तरीके से, तो वो चीटिंग वगैरह कर लेते हैं कि भाई जीके में आज के टाइम में कितना आसान है चीटिंग करना। क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट डालो, चैट जीपीटी में आंसर दे देगा, मार्क कर दो, है ना। तो अब उस बच्चे को रियल टाइम में हटा पाना मुश्किल है, लेकिन जब मैं एनालिसिस आपको देता हूं तो उस टाइम पे मैं उसे हटा सकता हूं, बट यहाँ पे रियल टाइम में नहीं पॉसिबल होता। तो इसलिए टॉपर के स्कोर को कभी भी दिमाग में मत रखो कि भाई टॉपर का ये स्कोर चल रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ऑल सेक्शन पे, जहां पे मेजरली बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि कुछ टेस्ट इंटरफेस आप ऐसे देखते होंगे जिसके अंदर जैसे जिस फॉर्मेट में आपने अटेम्प्ट किया वहां सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ दिखते हैं। आरबी पे वो चीज नहीं होती है, आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 क्वेश्चन दिखने पड़ते हैं, जिसके अंदर जैसे क्वेश्चन 1 है तो ये अनअटेम्प्टेड है तो ये ग्रे से हो गया, रॉन्ग करा है तो रेड हो जाएगा, और अगर सही करा होता तो शायद फिर वो करेक्ट का एक सिंबल होता है वो दिख जाता है आपको। और जैसे ही आप व्यू फुल सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख जाता है जिसमें आंसर मार्क्ड रहता है। इसमें आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट परसेंटाइल आपने कितना टाइम लिया, एवरेज कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें, और यहाँ पे सेव करना है फ्यूचर के लिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है। ऑल देखना है, देखो सेक्शन 1 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और 2 दिखता है यहाँ पे। करेक्ट में जो करेक्ट होंगे वो, इनकरेक्ट में जो इनकरेक्ट है, जो अनअटेम्प्टेड है मार्क फॉर रिव्यू। अभी के हिसाब से आरबी का इंटरफेस ऐसा ही है। मैं जानता हूं इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ठीक है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट, जैसे बाकी कुछ जैसे टेक्स्ट बुक हो गया आप ओलिव बोर्ड का देते हैं तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा बेटर है एनालिसिस पेज का। मैंने अपनी टेक्निकल टीम को कितनी बार बोला इस चीज के लिए, मैं लगभग 8 महीने से लगातार उन्हें बोलता जा रहा हूँ इस चीज के लिए। वो कह रहे हैं सर होगा, इंप्लीमेंट होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है, एज एन एजुकेटर हमारा काम होता है पढ़ाने का, ठीक है, सारे बच्चे एप्लीकेशन यही यूज करते हैं। कोई भी हमारी जो टेक्निकल टैक होती है वो खुद की बनाई भी नहीं होती है। जितने भी आप इंस्टीट्यूट देख रहे हो, चाहे वो रोजगार भी अंकित हो, चाहे वो आपका परमार एसएससी हो, चाहे वो आपका रैंकर्स गुरुकुल हो, चाहे कोई भी और प्लेटफॉर्म ले लो, किसी की भी टेक्निक टैक अपनी नहीं है। सब जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ सेम टेक्निक टैक यूज करते हैं। तो उनका मॉक दोगे उनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप, तब भी सेम ही इंटरफेस मिलेगा, इससे अलग इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। एसएससी के जितने भी एजुकेटर्स हैं, मैक्सिमम एजुकेटर्स सेम टेक यूज करते हैं, सबके में सेम, जो मेरे में इशू आपको दिख रहा है सबके में आपको सेम ही इशू दिखेगा मॉक एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे लिए मैं खुद से ऐसा नहीं है डेवलप नहीं कर सकता, बट वो डेवलप होगा तो हमेशा ये चल रहा है दिमाग में कि चलो अगर यही ठीक हो जाए तो स्विच ना करना पड़े, क्योंकि स्विचिंग प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी होता है, खुद की टैग बनाने में खर्चा भी होता है, खर्चे के साथ साथ दूसरी चीज ये है कि उसमें टाइम भी लगेगा, और ये होता है कि सारे बच्चों को फिर वहां से मूव कराना ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें लगता है कि बच्चे का एग्जामिनेशन आ रहा है उसे कोई दिक्कत ना आ जाए, हम मूव करें, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई एग्जाम चल रहा होता है। तो हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि भाई टेक्निकल टीम को बार बार बोल के कि सही कर ले, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं अपने हिसाब से, जितने इंटरफेस में चेंजेस हो सकते हैं, जो छोटे मोटे हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जैसा आप वैसा अगर इंटरफेस एक्सपेक्ट करते हैं तो वो अभी मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। आप इसलिए हम लाइव मॉक्स भी देते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको मॉक दिया और बच्चा डायरेक्टली जाके पहले परचेज कर लो, बाकी चीजें बाद में। हर हफ्ते आपके लिए लाइव मॉक आते हैं जिससे कि आपको इंटरफेस समझ में आए, और अगर आपको लगे कि हाँ नहीं क्योंकि कंटेंट अच्छा है और इस इंटरफेस पे भी मेरा काम हो जाएगा तो आप लो, अदरवाइज आपको अगर लगे नहीं यार इस पे तो मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरे को इस तरह की नहीं चाहिए, तो आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई कैन से, क्योंकि बच्चे कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करते हैं कि सर इंटरफेस इज नॉट गुड, तो जो नए बच्चे हैं उन्हें ये भी लगने लग जाता है कि क्या पता इनकी एप्लीकेशन चलती ना हो या और भी चीजें हो 10 तरह की, लेकिन वहां पे उन्हें पोस्ट अटेम्प्ट इंटरफेस की वो बात कर रहे होते हैं जो कि इस तरीके का है अभी, ठीक है, ना कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं वो इंटरफेस बिल्कुल जैसा रियल एग्जाम में आपको होगा बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस हम आपको देते हैं। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन हाँ ये वाला इंटरफेस थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से ये इस तरीके का है, ठीक है। इफ यू थिंक दैट हाँ नहीं मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं बढ़िया, मेरे को टेस्ट देना है रियल एग्जाम इंटरफेस में, तो अगर आपका प्रायोरिटी उतनी है
और आपको लगता है आरबी के मॉक्स आप लोगों के लिए अच्छे हैं तो आप आरबी के मॉक्स लें। अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं जो पोस्ट एनालिसिस इंटरफेस वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे, बाकी सारी चीजें जाए कहीं भी, तो फिर यू कैन चूज योरसेल्फ। ठीक है, मैं क्योंकि ये मेरे हाथ में होता तो मैं इसे कब का चेंज करा देता। मैं लगातार 8 महीने से टेक्निकल टीम को बोल रहा हूँ, वो भी ऐसा नहीं है कर रहे होंगे इस पे काम, लेकिन चीजें देखो टेक्निकल होती है ना, जब कि कुछ बन गया प्रोडक्ट उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यही है, लेट्स होप वो जल्दी कर दें, वरना अदरवाइज मुझे अपना बनाना ही पड़ेगा। और क्योंकि सीजीएल मेंस तक तो मैं चीजों को नहीं छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो फिर आपका ये है कि एग्जामिनेशन में बीच में कुछ गड़बड़ आ गया, मौका ना दे पाए आप या कुछ और इशू आ गया तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली हम इस पे काम करेंगे और इसे इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं होगा कि नया इंटरफेस आएगा तो आपको दोबारा से परचेज वगैरह करना है, जो आपने परचेज कर रखा होगा सेम लोगों को रूट कर दिया जाएगा उस पर। ठीक है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। बाकी कितना टाइम लगेगा इस चीज में, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। पहले प्रोडक्ट बनाना, फिर उसकी टेस्टिंग करना अच्छे तरीके से, उसके बाद सारी की सारी चीजें होंगी। इट विल टेक अ टाइम। इसलिए कोशिश ये है कि प्रेजेंट टेक डेवलपर है यही ठीक कर दें तो मुझे मूव ना करना पड़े, तो फिर चीजें लंबी नहीं फैलेंगी। तो इसलिए हमेशा यही रहता है कि चलो यही ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना तो फिर ये है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और मेरी मजबूरी भी आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे, क्योंकि देख हमारा काम पढ़ाने का है। मैं अगर टेक्निकल में ज्यादा जाऊंगा तो सोचता मैं पढ़ा ना पाऊँ आपको, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी ना, कुछ चीजें अपने हाथ में होती नहीं है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपको कंटेंट में ये कह सकता हूँ कि भाई बेस्ट कंटेंट दे दूंगा आपको, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो सारी चीजें आपको चाहिए एग्जामिनेशन के लिए मैं वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल काम है वो टेक्निकल टीम ही कर सकती है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने मॉक के एनालिसिस पे जाते हैं। ये रहा। तो लाइव मॉक 9 आप लोगों के लिए कंडक्ट कराया गया था। इसका डिटेल एनालिसिस, सेफ स्कोर और मैथ्स के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी लाइव मॉक आता है वहां पे आपको अलग से नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे कि आप एग्जैक्टली उसे दे पाते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन हो, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं। जो लाइव मॉक होते हैं अगर आप फ्यूचर में देना चाहते हैं, स्टार्टिंग के 8 भी देना चाहते हैं, तो फिर वो आप टीयर 2 की टेस्ट सीरीज परचेज करके, इसमें मल्टीपल फोल्डर्स मिलते हैं। इसमें टीयर 2 लाइव और पेड मॉक का सिंगल फोल्डर है, उसी के अंदर आप जाके दे सकते हैं। लाइव 9 आए हैं और उसके अलावा 20 तक टोटल हमने अपलोड कर दिया, टोटल 30 तक जाएंगे, लाइव 13 तक आएंगे। ठीक है, तो ये टीयर 2 के मॉक्स रहेंगे। इस तरीके से आपको ये सेक्शन दिखेगा जिसमें पीवाईक्यू भी हमने डाल दिए पिछले साल के सारे, और भी सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज रहती है जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस रेलवे सारे टेस्ट अगर आपको चाहिए टॉपिक वाइज तो आप कॉम्बो के साथ जा सकते हैं, जिसमें टारगेट ग्रुप्स भी आते हैं। तो अभी 1 जनवरी से नए टारगेट ग्रुप्स भी स्टार्ट होंगे अगले साल के लिए, प्रैक्टिस के लिए कॉम्बो के साथ और कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच के साथ। और इस मॉक के एनालिसिस पे चलते हैं। अब जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया था ना कि लोगों का ज्यादातर का स्कोर 160 165 इस रेंज में चल रहा है, तो मतलब 50% बच्चे इसके नीचे और 50% इसके ऊपर। तो आप ये स्कोर आपके लिए थोड़ा ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू द एवरेज स्कोर। और यहाँ पे एवरेज आपको 218 दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट कर दूं, तो हमारे पास जो एवरेज स्कोर जाएगा पूरे मॉक का, मतलब वो बच्चे हटा दूं जिन्होंने सिर्फ एक सेक्शन दिया, दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो एवरेज बढ़ के 250 पे आ जाता है और मीडियन स्कोर 255 पे चला जाता है। और कितने लोगों ने 340 से अबव स्कोर किया इस मॉक में? 15 है। 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 450 हैं, 280 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1700, और इस तरीके से आपको सारे मार्क्स यहाँ पे दिख जाएंगे। परसेंटाइल आप देखना चाहें तो परसेंटाइल का डेटा आपको पहुंच के कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्शन 1 पे जाएं तो इसमें एवरेज स्कोर एस्पिरेंट्स का रहा है 130.96, मीडियन स्कोर रहा है 134, और इसमें जो अच्छा स्कोर माना जाएगा सेक्शन 1 के अंदर वो 148 के अराउंड आपने स्कोर किया, डेट्स अ गुड स्कोर, अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस अच्छे रहेंगे। 155 प्लस करते हो तो डेट्स वेरी गुड, और 140 प्लस है तो भी ठीक है। ठीक है, कोई इतना वो इशू नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं, सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और ये मैं किसके अनरिजर्व्ड यूआर ईडब्ल्यूएस के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि उनकी कट ऑफ टीयर 2 की ऑलमोस्ट सिमिलर जाती है। इसके अलावा एससी एसटी का थोड़ा कम रहेगा सेफ स्कोर। सेक्शन 2 की बात करेंगे जिसमें बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, एवरेज है 119.25, मीडियन स्कोर है 122, और जो इसके अंदर अच्छा स्कोर माना जाएगा वो माना जाएगा 140 प्लस। अगर आप 140 या 140 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो डेट इज अ गुड स्कोर इन ओवरऑल सेक्शन 2। ठीक है, और बाकी आप कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले 600 है। आपको पता है इस बार सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके आता है, और दोनों का ही लेवल एसएससी ने प्री में बढ़ाया है, तो इसलिए मॉक्स में भी थोड़ा सा आपको लेवल इन्फ्लेटेड मिलेगा।
तो इसमें आपको अच्छे से अपनी तैयारी करते हुए चलना है। सेक्शन 1 का डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन कैसा आता है। अगर एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ने पेपर को लेवल को आसान बनाया तो उस केस में सेक्शन 1 में बच्चे बहुत बच्चे होंगे जो पूरा स्कोर करेंगे। मॉडरेट बनाया, मॉडरेट में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं सेक्शन 1 में। हार्ड बनाया तो ही स्कोर उसमें ज्यादा कम गिरता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, बाकी टाइम का खेल है। अगर एग्जामिनर ने मैथ्स को आसान बना दिया, रीजनिंग मुश्किल बना दी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग हार्ड बना दी और मैथ्स आसान कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी जब रीजनिंग का लेवल और मैथ्स का लेवल दोनों का मॉडरेट होगा या दोनों का लेवल अच्छा होगा, क्योंकि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट आएगा। वरना ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो आप क्वेश्चन को अगर टाइम ज्यादा मिल जाए तो आप बना पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन भी ना बने, ठीक है, अगर आपने बेसिक सही से पढ़ रखे हैं तो ये पूरा का पूरा गेम रहता है। तो सेक्शन 1 में हमेशा ये मत सोचिए कि आपको पूरे ही स्कोर करने हैं। अगर आपको हम अच्छे लेवल का मॉक दे रहे हैं, मॉक का लेवल इसलिए अच्छा है क्योंकि आप इंप्रूव कर सके। बाकी कोई चीजें छूट रही हैं, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। एग्जामिनेशन में लेवल अगर इजी आया तो आप कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन, फिर मॉक का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं अगर पेपर का लेवल इजी आ गया। सही बता रहा हूं। क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन मॉक का फायदा तब तक है जब तक पेपर का लेवल अगर मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड की साइड जाता है। अगर पेपर का लेवल इजी आया तो मैथ्स और रीजनिंग के मॉक का भी कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। चलता हूं आगे। ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें हैं। परसेंटाइल मैंने आपको बता दी, और इस मॉक में जो सेफ स्कोर जाएगा मेरे हिसाब से 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए 283 के अराउंड रह सकता है, और 24200 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे पोस्ट के लिए 295 के अराउंड रह सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला कट ऑफ में, ये मान के चलिएगा। तो इसलिए जो मैंने परसेंटाइल भी आपको सिर्फ बताई थी आरबी मॉक्स में, मैंने कहा था कि 85 से 75 की रेंज बताई थी मैंने आपको, कितना जनरली सेफ रहता है। बाकी 85 प्लस मेंटेन करके चलोगे तो चांसेस अच्छे रहेंगे हमेशा आपके सिलेक्शन के। और कंप्लीट तैयारी के लिए चलो, ये सब तो मेंस स्टूडेंट्स के लिए अब नहीं है, अब तो उन्हें पढ़ाई रिवीजन पे फोकस करना है। स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी वो देख लेना सब, और एक एक करके अब मैथ से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। चलिए मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक एक करके करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 2000 रुपीज उन्हें कंपाउंड टेस्ट पे दिया गया, कंपाउंडेड एनुअली 4 साल के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है पहले 2 साल के लिए, फिर 20% है तीसरे साल के लिए, और 10% है चौथे साल के लिए। तो हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट जो अर्न होगा 4 साल में वो कितना होगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो अब 4 साल बड़ा लंबा पीरियड है, अगर आप इनका इफेक्टिव निकालने जाओ तो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप अगर बेसिक से अमाउंट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 2000 एक सिंपल वैल्यूज है। अगर मेरे पास पहले 2 साल का इंटरेस्ट रेट है 5%, तो आप कहेंगे सर 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो एक का फायदा मतलब 21। एक साल के बाद अमाउंट इतना बनेगा। 2 बार 5% का इंटरेस्ट लग रहा है तो 21/20 एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, उससे अगले साल 20% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 20% कितना होता है 12/10। मैं जानबूझ के यहाँ पे 6/5 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ नीचे 0 बनी रहे मेरे पास, जिससे काटने में आसानी हो। और उसके बाद फिर 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये 4 साल के बाद अमाउंट बन जाएगा, है ना। अगर अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को घटा दूंगा, डेट इज 2000, ये घटा दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब इजीली देखो काफी सारी चीजें सोल्व हो जा रही हैं हमारी। जैसे 20 से काटूंगा 20 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी एलिमिनेट हो गई मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास 10 बचा रह जाएगा 0, क्योंकि ऊपर मेरे पास 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, लेकिन 2 से काट सकता हूँ। यहाँ से काटूंगा 6। अच्छा, अब मेरे को पता है यार ये पूरा सोल्व करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, और माइनस में 2000 यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है। चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट भी मेरे को डिफरेंट दिख रही है, तो क्या यूनिट डिजिट से मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा भाई। जो यूनिट डिजिट इसकी होगी, है ना, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वही फाइनल आंसर में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे। तो आपका आंसर आ चुका है। आप कहेंगे सर 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा 6, तो 6 चल रहा है, पॉइंट के बाद जो आएगी डिजिट वो 6 आएगी, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हम आगे अब बढ़ सकते हैं। अगर आप इफेक्टिव भी करना चाहते हैं तो इफेक्टिव करना एक अच्छी अप्रोच नहीं रहती। आप कहते हैं सर 5 5 फिर है 10 और फिर है 20। 10 और 20 का इफेक्टिव निकालते तो 32 आ जाता आपके पास। 5 और 5 का निकालते तो 10.25 आ जाता। फिर इनका इफेक्टिव निकालते तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनती,
सम करता 42.25 और उसके बाद वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करता, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनती है अप्रोक्सीमेटली 3.2 का बनता, लगभग वैल्यू जो आती है, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3.2 से थोड़ा ज्यादा हो जाता, 32 को 25 से करूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 800, 8 कैरी फॉरवर्ड, और ये 320 प्लस 8 328, 3.28 लगभग ये आएगा शायद, है ना, डिवाइडेड बाय 100 करके। तो ये वाला वैल्यू आप सम करते तो 45.5 अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू जाती, 45.53 आप कह सकते थे। और इसको अगर सोल्व करके आप निकालते इसका, तो आप कह सकते थे सर 1% 20 के बराबर हो जाता, 20 इंटू में दिस करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 6, 55 2 जा 110, एक कैरी फॉरवर्ड 9, 910.6। ठीक है, हमने ऐसे भी निकाल लिया, बट ये इसके लिए जो चीज मैंने करी, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए आपकी, लंबा चौड़ा प्रोसेस बन गया, करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये मेथड फॉलो किया तो ये अच्छा है, अगर ये वाला मेथड फॉलो किया तो ये इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। अगर हमसे बहुत क्लोज आंसर पूछा जाता, कुछ और चीजें पूछी जाती, तो मे बी किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मेथड बेटर हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट था। अगला सवाल, जब भी मल्टीपल बार मल्टीप्लाई करना हो या मल्टीपल इंटरेस्ट रेट दे रखे हो तो बेस्ट मेथड यही होता है कि अमाउंट निकाल लो और ऐसे कर लो। कहता है हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई वो 4 महीने के लिए यूज हुई, और वो 1/6 ऑफ द प्रॉफिट को क्लेम करता है। तो प्रॉफिट, और ये मैं टाइम मान लेता हूं, तो प्रॉफिट 1/6 ऑफ टोटल प्रॉफिट को क्लेम करेगा, कैपिटल 4 महीने के लिए लगी। वाई की बात करें तो इसने 8 महीने के लिए कैपिटल लगाई और 1/4 प्रॉफिट को क्लेम करता है। अगर जेड ने टोटल 5600 इन्वेस्ट किए हैं 10 मंथ्स के लिए, तो हमें बताना है कि एस एक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, जेड ने 10 महीने के लिए लगाया, प्रॉफिट कितना लिया होगा जेड ने, आप कहेंगे सर एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया, रिमेनिंग जेड को मिला होगा, तो आप कहेंगे सर जेड का हो जाएगा 1 माइनस 1/6 प्लस 1/4। आप यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, 3 + 2 5, तो ये 5/12 बन गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 7/12, यही आएगा। अच्छा, मेरे को जेड की इन्वेस्टमेंट दे रखी है और एक्स की इन्वेस्टमेंट पूछी है, तो आप ये बताओ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे देता है, तो इन सबको डिवाइड कर देंगे। क्या मेरे को कहीं भी वाई की जरूरत है इस केस में, नहीं है। मेरे से भाई जेड की इन्वेस्टमेंट दी हुई है, एक्स की पूछी है, तो खाली जेड और एक्स का रेशियो निकाल लो, और आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/6 × 4 है, और ये वाली वैल्यू 7/12 इंटू में 10 है। थोड़ा सा काट देंगे अगर हम यहाँ पे, तो मेरे पास 12 से 24 काटूंगा 2 और ये काटूंगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 इधर, 5:7। अगर जेड ने 7 इन्वेस्ट किया है तो मेरे पास एक्स ने 5 किया होगा, 7 रेशियो किसके बराबर है, जेड ने करा है 5600, तो 5600 7 का 8 टाइम्स होता है 56, तो 800 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी 800 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4000 आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या हमारा, क्लियर। तो आपको यहाँ पे y की फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बस इन दोनों को पकड़ना है, रेशियो सिंप्लीफाई करना, अपना आंसर निकालना है। यही होती है थोड़ी थोड़ी एडवांस्ड अप्रोचेस जो आपको एग्जाम में टाइम बचाने में मदद करती हैं। कहता है हमारे पास 5 साल पहले जो रेशियो है ए और बी की एज का, वो दे रखा है हमें 2:3। 5 साल के बाद जो रेशियो होगा ए और बी का, वो होगा 4:5। प्रेजेंट में जो सी की एज है वो बी से 15 साल ज्यादा है, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट में ए और सी की एज का रेशियो क्या होगा, रेशियो की फॉर्म में पूछा है। अच्छा, आप एक चीज बताओ मेरे को, जो एज का डिफरेंस है ए और बी का, कितने भी साल पीछे चले जाओ आगे चले जाओ सेम रहेगा, ऐसे बी और सी का भी सेम रहेगा या ए और सी का भी सेम रहेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का, तो क्या रेशियो मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है। आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रेजेंट से 5 साल पीछे और यहाँ पे 5 साल आगे, गैप कितने का हो गया, टोटल 10 साल का। यहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है, 3 और 5 में 2 रेशियो का, तो 2 रेशियो आपका 10 साल रिप्रेजेंट करेगा और 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5 साल को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ 5 साल पीछे चल रहे थे, अगर मेरे को प्रेजेंट में पहुंचना है तो इसमें 1 रेशियो बढ़ा दूं, मेरे को फाइनली रेशियो पूछा है ना,
तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सी की जो एज है वो बी से 15 ईयर ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कितने रेशियो ज्यादा है, बी से 3 रेशियो ज्यादा है। तो प्रेजेंट में अगर हम आए तो भाई ए का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 में 1 जोड़ दो ये हो जाएगा 3। बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दो ये हो जाएगा 4। और सी का रेशियो बी से कितना ज्यादा, 15 साल मतलब 3 रेशियो ज्यादा, तो सी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई 7। प्रेजेंट में ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया ये, तो रेशियो कितना बन गया, ए और सी का ये हो गया 3 रेशियो 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, वैसे आपने यहाँ पे अगर ए का रेशियो बी निकाल लिया था कि भाई ये 3 रेशियो बनेगा, चारों ऑप्शन में 3 का मल्टीपल मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा था न्यूमरेटर में, डेट इज ये ऑप्शन नंबर डी, तो हम इसके साथ जा सकते थे एज वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, जनरली ऐसा हो जाता है, वरना कोई स्पेसिफिक केस बनता है कि भाई ये 15 है, ये 3 से डायरेक्टली नहीं करता, फिर डिनोमिनेटर में कुछ आता है, कुछ चीजें बदल जाती, उस केस में अलग होता है, वरना 3 का फैक्टर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो 3 या 1 ऐसा कुछ। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 23 जनवरी 2015 को डी ने कुछ मतलब जो है 4000 रुपए अपने फ्रेंड ई से लिए, इस कंडीशन में कि उसे 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे 12% के हिसाब से वापस ब्याज के साथ दे देगा। लेकिन डी ने लोन को 23 अक्टूबर 2015 को ही लौटा दिया। तो हमें बताना है डी ने ई को कितने पैसे रिटर्न करे। अच्छा, एक चीज बताना मुझे, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये 4590, 4360, 4400 और 4250, इनमें गैप है, ऐसा तो नहीं है 1-2 रुपए के अंदर के बीच में, नहीं, थोड़ा सा गैप मेरे को यहाँ पे एक इफेक्टिव गैप दिख रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है 4000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 12% कितने का होगा, आप कहेंगे सर 12 महीने का होगा। कितने महीने पैसे रखा है, 23 जनवरी को लिया, 23 अक्टूबर को दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे सर 9 महीने, ये 10वां महीना होता है, ये पहला 10 माइनस 1 9, तो 9 महीने का ब्याज कितना आएगा। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकाल लो, तो उस पर बात करेंगे अभी। तो 12 महीने का 12%, तो 9 महीने का 9%। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल इतना था, 1% कितना हो जाएगा, 40, 2 जीरो हटा देंगे, 9% कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 40, ये हो गया 360, तो ब्याज कितना मिलेगा, 360 का मिलेगा, प्रिंसिपल है इतना। क्या ये ऑप्शन में है मेरे पास 4360, हाँ भाई ये तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको इजीली दिख रहा है, बाकी सारे थोड़े दूरी पे हैं। अब आप ये चीज समझिए कि मेरे पास इसके आसपास आंसर कौन सा है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर डेज भी निकालना चाहें, ठीक है, आप कहेंगे कि सर टोटल ये कौन से साल की बात कर रहे हैं, 2015, लीप ईयर नहीं है, तो टोटल 365 डेज होंगे, है ना। आप यहाँ पे एक एक करके सारे दिन निकालो कि भाई इन 10 महीने में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो आपको ये तो पता है अप्रोक्सीमेट फरवरी का थोड़ा 28 का महीना जाएगा, बाकी सारे कुछ 31 के होंगे, कुछ 30 के होंगे, लगभग ऐसा चल रहा है। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो स्टिल टोटल 9 महीने चल रहे हैं, तो टोटल साल में कितने होते हैं 12, और यहाँ पे 9 महीने की बात कर रहे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। इसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। और अगर इसके नियर बाय आंसर पे भी जाऊं मैं, तो जैसे ये 4400 है, ये कितना हो गया, इससे 40 बढ़ गया, सबसे पास इस आंसर के नजदीक में यही है जो कि 40 बढ़ रहा है। 40 इसका कितना है भाई, 1% है। क्या 1% का चेंज आ सकता है, 1% का चेंज कब आएगा, जब पूरा 1 महीना बदल जाएगा। 9 महीने का 9% है, 10 महीने होते हैं, तो मेरे पास क्या होता, ये इंटरेस्ट रेट बनता 10%। समझ आए, मतलब 1% तब जाके बढ़ता जब हम 1 महीना बढ़ा देते। तो नंबर ऑफ डेज में 2-3 दिन का गैप आएगा, पूरा 1 महीने का गैप नहीं आ सकता। तो आपको इस पे नंबर ऑफ डेज निकालने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते, मान लो कई बार कंफ्यूजन हो जाती कि भाई मेरे पास 4360 भी है, 4361 भी है और 4359 भी है, अब बताओ आंसर क्या होगा। उस केस में करना पड़ता, एक एक दिन निकालने पड़ते उस केस में हमें। समझ आया, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से अपने आंसर निकालने की अप्रोच रखेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी गलती ना करे। चलता हूं मैं अगले सवाल पे। अब जैसे ये वाला सवाल है, हमारे पास दे रखा है x का मान भाई ये है, y का मान ये दे रखा है, और हमें बताना है x प्लस 1 की पावर -1 और y प्लस 1 की पावर -1। ये तो हमने एक डायरेक्टली ट्रिक पढ़ी हुई है अलजेब्रा में, उस पे बेस्ड है। आप देखेंगे अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहेंगे सर एक्स वाई कितना हो जाएगा, पावर -3 मेरी दोनों जगह कॉमन आ जाएगी, और आप देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 3 - 2, ये वाली वैल्यू आ गई
1। 1 की पावर कुछ भी कर दो, ये मेरे पास 1 ही रहेगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई का मान आ गया 1। अगर एक्स वाई मेरा 1 के बराबर होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि भाई x प्लस 1 की पावर माइनस 1 प्लस y प्लस 1 की पावर माइनस 1, ये हमेशा मेरे पास किसके बराबर होता है, ये वाली वैल्यू मेरी 1 के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बेसिक से करना चाहूं तो आप देखेंगे x को x प्लस 1 है, 1 अपॉन x प्लस 1 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस 1 है, तो y को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x रख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 1। आप जहाँ पे देखेंगे जैसे ही इसे मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करूंगा तो ये x इधर चला जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा, 1 अपॉन x प्लस 1 तो यहाँ पे है ही, ये एलसीएम लेते ही ये x इधर हो जाएगा और ऊपर x चला जाएगा, प्लस में x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और ये वाली वैल्यू x प्लस 1 डिनोमिनेटर में कॉमन, ऊपर भी x प्लस 1 कट के क्या आ जाएगा 1। तो ये हमें पता होता है, अगर एक्स वाई 1 के बराबर होता है, ये अलजेब्रा में हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो हमारे पास x प्लस 1 की पावर माइनस 1 प्लस x वाई प्लस 1 की पावर माइनस 1, ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, ये हमेशा 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए और भी बहुत मुश्किल चीजें बना सकता है। यहाँ पे पावर -3 की जगह -10 होती तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, -10 की जगह यहाँ पे पावर होती से 15 पॉजिटिव का, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर विल रिमेन द सेम। इंपॉर्टेंट अलजेब्रा आइडेंटिटी है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि x भाई मेरा 1 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बता दो। तो सिंपल सी बात है भाई, x की पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू तो मेरे को गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 3√5, ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस वाले पार्ट को से y मान लूं और इसे क्या मान लूं, ये y प्लस 1 अपॉन वाई है, तो y माइनस 1 अपॉन वाई हम कैसे निकालते थे, आप कहते थे सर ये आंसर आता था मेरे पास प्लस माइनस रूट में y प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर 3√5 का होल स्क्वायर, और क्योंकि हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में 4। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमें पता है x अगर 1 से बड़ा होता है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स भी हमारा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है हमेशा। तो इनका स्क्वायर कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती, तो नेगेटिव वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 9 इंटू 5 45 माइनस 4 रूट 41 बचेगा, 41 इंटू 5 205, यही आ गया, और तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो जाएगा। चले आगे, क्लियर। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक शॉपकीपर हर आर्टिकल का जो एमआरपी रखता है वो एम रखता है, फिर वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15% और 5% का एमआरपी पे, और 5 आर्टिकल फ्री भी देता है 40 आर्टिकल पे। तो जब भी इस तरह का सवाल दिखता है हम डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहेंगे सर पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 15% का, तो 85% पे बेचेगा, मतलब 17/20 पे बेचेगा। फिर दूसरा डिस्काउंट इसी के ऊपर 5% का, तो 95% मतलब 19/20 का बेचेगा। आगे कहता है 5 आर्टिकल फ्री भी दे देता 40 आर्टिकल पे, मतलब दुकानदार की दुकान से कितने आर्टिकल जाएंगे अगर कोई 40 खरीदेगा। आप कहेंगे सर 45 जाएंगे, लेकिन पैसे कितने के चार्ज करेगा, 40 के, क्योंकि कितने 5 फ्री दे दिए। तो ये मेरे पास हो गया। एडिशनली एक प्रमोशनल डिस्काउंट रिबेट भी देगा 19% की रिड्यूस्ड प्राइस पे, 19% की दे दी तो कितने की बेचेगा, 81% पे बेचेगा, तो 81/100। क्या ये मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया। अब कहता है इतने सारे ऑफर देने के बाद भी दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है 44% का, तो आप कहेंगे सर ये मेरा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे अगर 44% का प्रॉफिट ले लूं तो 144 डिवाइडेड बाय 100 इतने का बेचेगा, और ये सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर मार्केट प्राइस रखा उसकी परसेंटेज बता दो। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप तो मिल ही रही है, सोल्व करके अपना आंसर भी निकाल लेंगे। कैसे काट सकते हैं, जैसे 5 से काटेंगे तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, 9 से ये काटूंगा तो ये 9 आ जाएगा, और 8 था यहाँ पे 2
इसे 10 और 10 कर दूं, 4 से काट दिया मैंने तो ये 2 रह जाएगा, इतना है। मैं बस कोशिश ये कर रहा हूं कि बस 10 की फॉर्म में रहे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 144 है, 9 से कट जाएगा हमारे पास, 16 टाइम्स 2 से काटूंगा तो 8 बचेगा। कटेगा क्या? और कुछ नहीं कट रहा हमारे पास। तो एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस को नीचे ले जाएं अगर हम, तो ये तो हो गया 800, 8 इंटू 10 इंटू 10, ये 17 इंटू 19 क्या होगा, 18 से एक कम है, 18 से एक ज्यादा तो 18 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 324 माइनस 1 डेट इज 323 ये आ जाएगा। अब कितना ऊपर मार्कअप किया हमने, एमआरपी को कितना ऊपर रखा है कॉस्ट प्राइस से, अगर हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखें, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम अपने आप का 100% मानते हैं, तो कितना परसेंट ऊपर रखा है हमसे ये पूछा है, तो या तो आप पहले इसका डिफरेंस निकाल लो और फिर उस वो को डिफरेंस को डिवाइड करो 323 से, फिर आप परसेंटेज बताओ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये बता दो ना भाई एमआरपी कितना प्रतिशत है कॉस्ट प्राइस का, तो मतलब अगर मैं इसी में 100% कर दूं, इसी में क्या कर दूं 100% कर दूं, तो आप यहाँ पे अभी एक कैलकुलेशन से बच जाएंगे माइनस वाली, और फाइनली जो एमआरपी आएगा वो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज आ जाएगा, उसमें से 100 को घटा देंगे कॉस्ट प्राइस का, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पे 800 है, 323 से काटूंगा तो टूट जाएगा, ये हो गया 646, फिर 154 बचेगा 154, फिर एक जीरो लगेगी, क्या ये 5 टाइम चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शंस देखूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरे पास 24 के बाद कुछ आएगा, ऐसी कुछ वैल्यू जाएगी है ना, उसमें से मेरे को -100 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी, ये चीज मेरे को समझ में आ रही है। 2 डिजिट भी निकल गई, यहाँ पे कुछ आएगा फिर यहाँ कुछ आएगा, ऐसे चलेगा। तो जब 100 माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 1 4 और फिर कुछ वैल्यू आएगी जो आंसर होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कैलकुलेशन बस हमारे मन का बहम है, एग्जाम में कैलकुलेशन होती ही नहीं है कुछ, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाओ। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि भाई एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड एडी बी सी एफ ये इंटरसेक्ट कर रही है ऑर्थो सेंटर पे, ये ऑर्थो सेंटर का पॉइंट दे देते हैं ओ, ठीक है। अब हमें दे रखा है यहाँ पे एच का मान, ऑर्थो सेंटर एच एफ, अच्छा तो एच का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 6, एडी का मान हमें दे रखा है 10। अगर ये पूरा एडी 10 है तो आप यहाँ पे 10 में से 6 को घटा दोगे तो कह सकते हैं 4 है, ठीक है, वरना यहाँ पे लिखना है तो अलग से रेफरेंस के लिए लिख लो। आगे कहता है मेरे पास BH 5 है, ये वाली दूरी 5 दे रखी है, तो हमें बताना है कि भाई बी का मान क्या होगा, मतलब ये पूरी लेंथ। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने जब आपको ऑर्थो सेंटर टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था ना ऑर्थो सेंटर में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, दिस इनटू दिस, जो ऑर्थो सेंटर मेरे परपेंडिकुलर को 2 पार्ट में बांट रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट, और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट, इधर इन दोनों का प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं, आप कहेंगे सर AH इंटू में HD ये बराबर होता है यहाँ पे BH इंटू में HE, और ये बराबर होता है CH इंटू में EF। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर नहीं भी याद है तो भाई आप निकाल सकते हो, 1 मिनट के अंदर निकाल के भी दिखा दूंगा। पहले आंसर निकाल लेता हूं फिर आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव भी कर दूंगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास ये 6 है इंटू में 4, ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू में ये HE के, सोल्व करूंगा तो यहाँ पे ये 24 डिवाइडेड बाय 5 4.8 आ जाएगा मेरे पास HE, और अगर ये 4.8 आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू 4.8 आ गई, तो हमसे पूछा ये BE कितना होगा, 5 + 4.8 दैट इज 9.8। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, सिंपल सवाल था बिल्कुल। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी आता कैसे है तो ये हम निकालते हैं सिमिलैरिटी से, वो भी आप यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी एक अलग पेज पे समझा देता हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन टाइमली तभी हो पाएंगे जब आपको चीजें पहले से पता होंगी, प्रॉपर्टीज वगैरह, वरना बेसिक से करने जाओगे एग्जाम में तो फंसे रह जाओगे। देखो ये वाला एंगल मेरा इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे? कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ए प्रॉपर्टी से। इस एंगल को अगर मैं नाम दे दूं अल्फा और इस एंगल को नाम दे देता हूं बीटा, तो तीसरा एंगल ये बीटा है और इस ट्राइंगल में तीसरा एंगल बीटा कौन सा होगा? ये, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर अल्फा के सामने वाली साइड है मेरे पास, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है मेरे पास कितनी? BH, और इधर 90 डिग्री के सामने वाली साइड है मेरे पास AH। क्या ये बराबर हो जाएगा? इधर मेरे पास बीटा के सामने वाली साइड है ये HE और इधर मेरे पास बीटा के सामने वाली साइड है HD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, उल्टा लिख दिया पहले इस वाले ट्रायंगल का देख रहे थे ना, तो HD/HE आएगा, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BH इंटू में HE ये बराबर हो जाएगा AH इंटू में HD। यही तो प्रूव कराया था मैंने, यही तो रिजल्ट यूज किया है। और ऐसे ही आप ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आएगा, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आएगा, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? और उससे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये रिजल्ट बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है, एसएससी में पहले पूछे जा चुके हैं इस तरीके के सवाल, कि इस फिगर के अंदर एक जो सर्कल है ना वो टच करता है क्वाड्रिलेटरल PQRS को। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS है, सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, रेडियस दे रखा है हमें 12। तो अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं तो ये वाली दूरी हमें दे रखी है 12। एंगल RSP SRQ 60 दे रखा है, ये भी 60 और ये भी 60। PQR Q PR ये दोनों भी 120 के दे रखे हैं। हमें बताना है पेरीमीटर क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा, एक चीज तो आपको ये पता है कि भाई अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या डाल दिया जाए, सर्कल डाल दिया जाए, तो अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो बाकी की दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई PS प्लस QR ये बराबर हो जाएगा PQ प्लस SR के। ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना। तो अगर पेरीमीटर ही मेरे को बताना है तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर इन चारों का सम है, तो मैं कह सकता हूं पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस इनटू में या तो इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के, ये 120 प्लस 60 क्या हो गया 180 हो गया, है ना। और ये भी 180। आप कह सकते हैं क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी? क्यों पैरेलल हो जाएगी भाई? एक ट्रांसफर है, दो लाइंस हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम 180 बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल। अगर ये पैरेलल हो गई तो क्या बन गया भाई? ये ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। जैसे ही ये ट्रेपीजियम आपको दिख गया तो आप देखेंगे भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो गए। जैसे ये दोनों एंगल हुए तो आप कहोगे सर ये फिगर बन गई मेरे पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खास बात क्या होती है? आप कहेंगे सर इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैं अगर इस साइड को x मान लूं तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी x। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये x प्लस x दैट इज 2x ये हो गया, और ये PQ प्लस SR के बराबर भी है, मतलब ये भी 2x। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा 4x हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा ना बेसिकली इस क्वेश्चन में, वो इस PQ को कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, अगर ये निकाल लिया इसका 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? अगर इतना पोर्शन क्लियर है तो मेरे को ये पता है मेरा आंसर चांसेस है 4 का मल्टीपल हो, लेकिन 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करने में भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूं। आपको ये वाली दूरी पता है 12 है, ये 90 डिग्री है। अगर ये लाइन को मैं एक्स्ट्रा सीधा और आगे तक खींच दूं तो आपको सिमेट्री से दिख रहा है कि भाई ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है आपस में, है ना। ये 90 तो ये वाला एंगल भी 90। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊं, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन इधर खींच दी तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। रेडियस 12 था तो ये भी 12, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 24 हो गई। ये एंगल 60 डिग्री। हमने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा है कि भाई मेरे पास अगर एंगल 60 डिग्री हो तो उस पर्टिकुलर केस में
कुछ इस तरीके से चीजें पढ़ते हैं, ये 1 रेशियो, ये √3 रेशियो, ये 2 रेशियो। तो √3 मेरा 24 के बराबर है, तो 1 रेशियो कितना 24/√3 मतलब 8√3, ये 1 रेशियो, तो 2 रेशियो कितना 2 इंटू में 8√3, ये वाली वैल्यू आ गई 16√3। तो x का मान 16√3, तो 4x का मान 4 इंटू में 16√3, और ये आंसर कितना आ गया मेरे पास 64√3। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे, बस ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर था। ये सारी चीजें अगर आपको बताती तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना है, वरना सब कुछ पहली बार देखोगे इस तरह के क्वेश्चन तो इट विल टेक टाइम की 2 से 2.5 मिनट चलेगा। बट एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए, क्लासेस में करवा रखे हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या आता है, कोई वस्तु है अ गुड, एक गुड मतलब वस्तु, एक वस्तु ऐसी है जो 3 ट्रेडर के हाथ से होती हुई गुजरती है, हर एक ट्रेडर उसे 20% के प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस के बेचता है। लास्ट ट्रेडर ने गुड को बेचा 520 का, तो हमें बताना है कि फर्स्ट ट्रेडर ने उसे कितने का खरीदा होगा। मान लो फर्स्ट ट्रेडर ने खरीदा ए अमाउंट का, ठीक है, तो वो बेचेगा कितने का, आप कहेंगे सर 20% का प्रॉफिट मतलब 12/10। मैं इसे 6/5 नहीं लिख रहा हूं, अगेन मैंने आपको रीजन बताया चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए। फिर ये पहले ट्रेडर ने बेचा इतने का, दूसरे ट्रेडर इस पे भी 20% का प्रॉफिट पे बेचेगा, और तीसरा ट्रेडर इसे भी 20% के प्रॉफिट पे, तो फाइनली इतने का बेचा गया। और फाइनल वैल्यू मेरे पास कितने की बेची गई है 520। तो हमें बताना है एक ट्रेडर ने कितने की खरीदी था, पहले ट्रेडर ने, एक का मान बताना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अब मैं यहाँ पे 6/5 कर देता, तो मेरे पास यहाँ पे 125 को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उसे 6 के क्यूब से डिवाइड करना पड़ता, 2 and 6 से लंबा हो जाता थोड़ा। अब यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि भाई 12 का क्यूब मेरे को पता है, ये वाली वैल्यू होती है 1728, और यहाँ पे 1000 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ये आसान है ना करना कंपैरेटिवली। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखो 1728, इसे छोटा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर सिंप्लीफाइड वैल्यू डायरेक्टली 1728 से लेके चलो। आप कहेंगे सर 17 इंटू 3 होता है 51, है ना, 52 कुछ है, तो 3 गुना जाना चाहिए। 3 गुना करेंगे, 17 का तो हो गया 51, और 28 का हो गया 84, ये 5200 है, तो कितना बचेगा 16 बचेगा। फिर आएगा मेरे पास एक जीरो ले लेंगे 160, क्या कट रहा है, इससे नहीं कट रहा तो जीरो लगा दो, तो बन गया 1600। अब 1600 इससे अगर मैं काटने की कोशिश करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे सर 1 से भी कम जाएगा, फिर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, और फिर पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि अब सारी जीरो मेरी खत्म हो चुकी है। और 16000 ये अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स जाएगा, आपको दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स जाएगा, तो 0.9 लगभग ये जाएगा आंसर। 4 ऑप्शन में नियरेस्ट आंसर कौन सा है, 301। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर? वरना आपने 1600 देखा था और आपको पता था खत्म हो चुका है, और डिवाइडेड बाय ये कर रहा था, मेरे को पता है फाइनली 0.9 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेट करना है, अगर मेरे को नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है तो 301 विल बी माय आंसर। क्लियर? कैलकुलेशन कहीं भी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो ये सवाल दे रखा है हमें, क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कि 2 टेंजेंट ए बी और ए सी बनाई गई फ्रॉम पॉइंट ए टू अ सर्कल सच दैट एंगल BAC इतना। ए पॉइंट है, ये एक सर्कल पे टेंजेंट गई ए बी, AC टेंजेंट गई, ये एंगल हमें दे रखा है 55। एक कोड CP बनाई गई जो कि पैरेलल है किसके, BA के, तो CP बनाएंगे AB के पैरेलल, तो ये वाली इसके पैरेलल हो गई ये वाली कोड। तो हमें बताना है एंगल CBP, ये वाला कोण बताना है। अच्छा ये 55 यहां पे क्यों लिख दिया, ये कहीं मेंशन तो है नहीं, तो फिलहाल हटाते हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज को। इतना पार्ट क्लियर हो गया। एक एक करके सोल्व करना स्टार्ट करेंगे कि हम इसके वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ कि मेरे को पता है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट डाली जाए तो उनकी लेंथ बराबर होती है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अगर इस ट्राइंगल को देखें तो इन तीनों का सम 180, 2 साइड बराबर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 55 180 में से 55 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आई 135 आई डिवाइडेड बाई 2, थीटा का मान ये आ जाएगा। अगर थीटा ये, तो आप यहां पे देखेंगे क्या मैं ये वाला एंगल बता सकता हूं, आप कहेंगे सर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगी मेरी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है भाई, अगर एक मेरे पास कोड है और उस पर एक टेंजेंट जा रही है, तो जो ये एंगल होगा ना, अब इस कोड के थ्रू इसमें सर्कल में मेजर सेगमेंट पे कोई भी एंगल बना दो वो इसके बराबर होता है ना,
तो ये 135/2 है, तो ये वाली वैल्यू भी 135/2 हो जाएगी। 135 या 125, 125 सॉरी, क्योंकि ये भी थीटा के बराबर ही आएगा मेरा। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और दे रखी थी कि भाई ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके कुछ ना कुछ रिलेशनशिप का तो हम फायदा उठा ही सकते हैं ना। आप कहेंगे सर देखो ये लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है इसके, ये भी ऐसे अगर बढ़ा दूं तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई ये और ये, तो ये थीटा, तो क्या ये वाला मान भी मेरे पास थीटा हो जाएगा? बिल्कुल थीटा हो जाएगा। और ये थीटा हो गया, अगर मैं इसे भी काटूं ना, इसे वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आप कहते हैं सर ये थीटा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये ऑल्टरनेट कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये थीटा, दो एंगल थीटा होगा। हाँ, इस ट्राइंगल में दो एंगल थीटा, एक 55, इस ट्राइंगल में दो एंगल थीटा, और ये वाला एंगल क्या होगा सम 180 बनाने के लिए 55 ही तो होगा भाई। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कहीं भी ये वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी हमें थीटा की, अगर मैं थोड़ा और सोल्व कर लेता तो। समझ आया क्वेश्चन ये? और अगर आगे जाके एग्जामिनर इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन बनाना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर भी हो जाएंगे, तीन एंगल इक्वल हो गए, उस पे बेस्ड भी कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारे पास, कहता है कि 100 लीटर हमारे पास क्या है, एक वेसल के अंदर प्योर मिल्क है। पहले हमने 20 लीटर निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया, फिर 30 लीटर न्यू मिक्सचर को निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होगी फाइनल मिक्सचर में। अच्छा, एक चीज बताऊं, मेरे पास इनिशियली मिल्क कितना है? आप कहेंगे सर 100 है ना। टोटल क्वांटिटी भी मेरे पास क्या है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से अगर मैं 20 लीटर निकाल लूंगा सॉल्यूशन, तो मेरे पास मिल्क कितना रह जाएगा? आप कहेंगे सर 100 में से 20 निकल जाएगा, तो मिल्क रह जाएगा मेरे पास 80 है ना, और 20 आ जाएगा वाटर। और उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसमें से 30 निकालना है। तो हम डायरेक्टली इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 20 लीटर 100 का कितना है? आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा 20/100 दैट इज 1/5 है। तो 1/5 निकाल लिया, मिल्क मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट स्टेप में मिल्क कितना रह जाएगा, 1 - 1/5 मिल्क रह जाएगा मेरे पास 4/5। इतना क्लियर? अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, अब जो मेरे पास नया मिक्सचर बना, क्योंकि जो निकला था मिल्क उसे रिप्लेस कर दिया हमने वाटर से, अब जो मिक्सचर है उसमें से हमने 30 लीटर निकाला। अब मिक्सचर कितना है, मिक्सचर तो पूरा मेरे पास फिर से 100 लीटर ही हो गया ना। अब उसमें से 30 निकालूंगा तो मतलब 3/10 निकाल दिया, तो बचेगा कितना, 7/10। तो रिड्यूस क्या होगा, मिल्क होगा, तो मतलब मिल्क जितना भी है वो 3/10 और निकल जाएगा, तो रह जाएगा अपने आप का 7/10। तो अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरे पास मिल्क रह गया इतना। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल सॉल्यूशन। यहां से सॉल्व करेंगे तो मिल्क मेरे पास 50 से काटूंगा 2, और 7 4 जो 28 इंटू में 2 56। तो मेरे पास मिल्क कितना हो गया भाई, यहाँ पे 56 हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट करते जा रहे हैं हम, 100 था, तो आप कहेंगे सर 100 का 56 कितना होगा, 56% होगा। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे। अच्छा, क्या इसे सक्सेसिव से भी कर सकते थे हम? इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से भी कर सकते थे। देखो क्वेश्चन एक ही है, उसे करने के हमारे पास बहुत तरीके हो सकते हैं। सक्सेसिव से मैं कैसे करता ये भी समझ लो, बाकी फ्रैक्शन से तो आप सभी लोगों को आता है। आप कहेंगे सर मेरे पास जो भी सॉल्यूशन था, पहले हमने उसमें क्या करा, 20% उसे रिड्यूस कर दिया। 20 लीटर क्या है, 100 का 20%। फिर हमने उसमें रिडक्शन किया कितने का, 30% का, क्योंकि मिल्क रिड्यूस हो रहा है। तो नेट चेंज कितने का आएगा, -20%, यहाँ पे -30%। इफेक्टिव निकालूंगा 20 + 30 माइनस का 50। फिर यहाँ पे प्लस में लिखते हैं हम, क्योंकि माइनस माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 20 इंटू में 30 दैट इज 600 डिवाइडेड बाय कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 100। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास भाई, 44%। तो रिडक्शन कितने का हो गया मिल्क के अंदर, 44% का। बच कितना गया, 100 - 44, ये वाली वैल्यू रह गई 56%। यहाँ पे हम इफेक्टिव भी लगा सकते हैं। जब भी सक्सेसिव वाली चीजें चल रही हो, सब तरीके सेम है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, सब में एक ही कंसेप्ट चलता है, एक ही चीज हम पढ़ते हैं। बस आपको अपना माइंड खुला रखना है चीजों को सीखते टाइम। अगला सवाल हमारे पास,
क्वेश्चन में कहता है कि बस एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और टाइम पे पहुंचती है। अगर स्पीड हो जाए 54 तो भाई 25 मिनट लेट पहुंचेगी। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना कवर करती है बस। तो आप कहेंगे सर पहले मेरे पास स्पीड का रेशियो कितना हो गया, पहले 72 था अब हो गया 54, 18 से काट दूंगा तो मेरे पास स्पीड का रेशियो हो गया 4:3, है ना। डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल हो रहा है तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, इसका इनवर्स 3:4। जब 3 टाइम लग रहा था तो टाइम पे पहुंच रही थी, अभी कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 रेशियो ज्यादा जो कि 25 मिनट के बराबर है। तो ओरिजिनली कितना टाइम लगता होगा, आप कहेंगे सर 3 × 25 दैट इज 75 मिनट। स्पीड कितनी थी ओरिजिनल, 72 थी। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा। हमें पता है स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 72 इंटू में 75 मिनट है तो आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखेंगे 15 से काटूंगा 5/4, 4 से इसे काटूंगा तो 18 और 18 × 5 कितना होता है, 90 होता है। यही हमारे इस सवाल का उत्तर है। चले आगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई ये नंबर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, जो इनका मीन है वो 2 ज्यादा है इनके मीडियन से, तो हमें m का मान बताना है। तो अगर हम मीडियन की बात करें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो मिडिल नंबर दैट इज 4th नंबर हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये हो गया, ये मीन कितना हो जाएगा इससे 2 ज्यादा, तो मीन हो गया हमारे पास 11 + 2 दैट इज 13। अच्छा अगर मैं इन सभी नंबर्स का सम निकालूं तो वो हो जाएगा, आप कहेंगे सर मीन इंटू में नंबर ऑफ वैल्यूज से 7, तो ये सम हो गया। और अब मुझे इन सब का सम करना पड़ेगा और m का मान बताना है। अगर मैं यूनिट डिजिट को ध्यान से देखूं, पहली चीज तो मेरे को ये समझ में आएगा कि भाई m इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 18 से बड़ा होगा, 4 ऑप्शन 18 से बड़े हैं। यूनिट डिजिट 8 है, 1 है, 4 2 है, तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं क्या, पूरा सोल्व करने की जरूरत है नहीं। हालांकि कैलकुलेशन कुछ नहीं है बट फिर भी 1 हो गया यहाँ पे यूनिट डिजिट, यहाँ पे कितनी है 0 0 और यहाँ पे 8 5 13 3, एक में से 3 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई 8 आएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास कहता है 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस हमें दे रखा है 8 और 15, उनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर्स के 17। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में तो आपको पता है, या तो आप बेसिक से फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस में जो रेडियस का सम है इनका स्क्वायर का डिफरेंस। तो 8 + 5 का स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये 289 हो गया। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो ये आ गया 120। अब ये टी स्क्वायर है, रूट लेंगे तो आप 120 में से बाहर निकालेंगे तो क्या 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, बचा 32√30। चलें आगे। अगला सवाल, ए 40% एक काम का 8 दिन में कर सकता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे सर 40 में 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनता है, तो मतलब 8 में 2.5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 20। बी 1/3 काम, सेम काम 6 दिन में करेगा, 1/3 6 दिन में करेगा तो पूरा कितने में करेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा पूरे काम के लिए। तो बी 6 × 3 18 डेज में करेगा। साथ मिलके 5 दिन तक काम करा, रिमेनिंग वर्क सी ने कंप्लीट किया 17 डेज में, तो हमें बताना है सी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क टाइम इन दोनों का दे रखा है तो इनका एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क मान लिया 180, यही आएगा। ए की एफिशिएंसी 180 डिवाइडेड बाय 29 कह लो और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 हो गई। कंबाइंड एफिशिएंसी 19 की, इस एफिशिएंसी से दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो 95 काम कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 85। ये काम किसने किया, ये काम सी ने किया, कितने दिन में 17 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा 85/17, 5 काम करेगा। टोटल काम करना है 180, कितने दिन में करेगा, 5 से काट दूंगा 180 को तो 36 डेज। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं अगर आप लिख लिख के कर रहे हैं ये क्वेश्चन। उसके अलावा और क्या देख सकते थे, जैसे हमने टोटल वर्क देखा, अक्सर ये चीज देखी जाती है कि जो टोटल वर्क का एक फैक्टर होता है वही हमें टोटल नंबर ऑफ डेज देता है। इसमें फैक्टर्स अगर हम देखने जाएं तो काफी सारे हैं, ये भी है 60 भी है 36 भी है, इवन 48 में भी काफी सारे फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलें आगे। कहता है हमारे पास 6 नंबर है और HCF हर एक पॉसिबल पेयर का 3 है और एलसीएम 6 नंबर का हमें दे रखा है इतना, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल 6 नंबर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नोट करके रख लेना अपने पास, लेवल अच्छा है। देखो HCF ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स का मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास ABCDEF, सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा, बस कंसेप्ट समझ लेना अच्छे से। अगर मैं इनका HCF निकालता हूं तो A और B का HCF भी 3 है, B और C का भी HCF 3 है, इन दोनों का भी 3 है, इन दोनों का भी 3 है, इन दोनों का भी 3 है। ऑल पॉसिबल पेयर्स का है तो मतलब A का B के साथ भी 3 है, इनका आपस में भी है, A का C के साथ निकालूंगा इनका HCF भी 3 है, A का D के साथ निकालूंगा तो इसका HCF भी 3 है, A का E से निकालूंगा 3 है और इसका इससे निकालूंगा तो ये भी मेरे पास HCF 3 है। क्या ये चीज समझ में आई? मतलब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी आप कोई भी दो वैल्यू उठा लो, नंबर ऑफ पेयर्स तो बहुत सारे बनेंगे हमारे पास 6 हैं, दो दो के पेयर बनाऊं तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, 6 से 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है। बट हर केस में मेरे पास कोई भी दो उठाओगे ना तो उनका HCF हर केस में मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, 3 ही निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन्हें ब्रेक करके लिखना चाहूं A को, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे 3 इंटू में P, B को लिख सकता हूं Q, C को R, D को S, E को 3T और F को 3U। अगर मैं ये वैल्यूज लिख दूं इसमें क्या होगा, P, Q, R, S, T एंड U, ये सारे आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। क्या ये चीज समझ में आई? मतलब ये सारे की सारी वैल्यूज 3 HCF वाला पार्ट कॉमन ले लिया, जो सब में कोई भी दो का वो लोगे कॉम्बिनेशन तो 3 ही आपका HCF मिलेगा, बाकी सारे इनके जो भी फैक्टर्स होंगे आपस में को प्राइम होंगे, एक भी चीज कॉमन नहीं मिल सकती उनके फैक्टर में 3 के अलावा, ठीक है, जो कि हमें 3 मिल गया अलग, तो P, Q, R, S, T एंड U आपस में को प्राइम होंगे। अगर ये आपस में को प्राइम है और मैं इन सब का एलसीएम निकालूंगा तो आप कहेंगे सर एलसीएम क्या आएगा, 3 जो फैक्टर रिपीट हो रहा है वो एक बार ही लिखते हैं एलसीएम निकालते टाइम, और एलसीएम होगा 3 इंटू में P, Q, R, S, T एंड U, इनका प्रोडक्ट कर दिया, ये हो गया मेरा एलसीएम, और ये वाली वैल्यू गिवन है 5940। हमसे पूछा है कि भाई इन सभी नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, सभी नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे सर P, Q, R, S, T, U तो एज इट इज आएगा, लेकिन 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी 6, तो 3 की पावर 6 इंटू में ये निकालना है, तो 3 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में P, Q, R, S, T, U, और ये तो मुझे गिवन है ऑलरेडी, डेट इज दिस, तो 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 होता है, और इसमें 5940 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, दिस विल बी द आंसर। और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक भी बन जाती है अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर्स दे रखे हो, और हर एक पेयर वाला वर्ड बहुत जरूरी है, अगर हर एक पेयर का HCF मेरे पास क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, दैट इज H, तो उस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कहेंगे HCF की पावर, अगर n वैल्यूज हैं तो n में से एक घटाओ और उसमें से मल्टीप्लाई कर दो उनके LCM को, तो सोल्व करके हम यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर HCF था 3 की पावर, क्योंकि 6 टर्म्स थे तो 6 माइनस 1 5, और LCM था जो मेरे पास वो था मेरे पास 5 9 एंड 40। अब देखो ये 3 की पावर 5 तो 243 हमें पता ही है होता ही है। अब 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप देखेंगे यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करूंगा तो 0, और यहाँ पे 3 इंटू 4 12 यूनिट डिजिट 2 0 तो काफी ऑप्शंस में है, इसमें, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे देखो इसके लगभग 10 गुना के आसपास ये है, फिर उसके भी 10 गुना के आसपास ये है, तो बहुत बड़ा गैप है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी करूं तो ये लगभग 6000 है, ये 200 भी मान लूं या 250 मान लो, 250 के आसपास जा रहा है, तो लगभग 250 इंटू 6000, ये तो मेरे पास 1.15 लाख के आसपास जाएगा वैल्यू, या उससे थोड़ा सा कम होगा, तो लैक्स में जाने वाली है मेरी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 14,43,000 कुछ है, तो ये आंसर हो सकता है। ये वाली वैल्यू तो 2,55,000, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन की मदद से अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।
वरना डिजिटल सम भी लगा सकते थे यहाँ पे, हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट बन जाए उसमें भी, बट 3 की पावर 5 है तो 9 से कटना चाहिए पूरा का पूरा, ये सब देखा जा सकता है। क्वेश्चन क्या था, एक वेंडर ने ना कुछ उसके पास ऑरेंजेस हैं, 12% खराब हो गए, तो बचेंगे कितने? आप कहेंगे सर 88% बच गए। 70% को बेच देता है रिमेनिंग के, और उसके बाद भी उसके पास 330 रह जाते हैं। 70% बेच देगा तो 30% बचेंगे, तो 3/10, और ये 330 के बराबर है। हमसे पूछा है इनिशियली कितने ऑरेंजेस थे, तो मतलब 100% का मान पूछा है। आप कहेंगे सर 110, 11 से काटूंगा 8, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 10। 8% आपका किसके बराबर? ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 के बराबर हो गया। 100% बताना होगा, तो आप कहेंगे सर 12.5 इंटू में 800 होता है, 12.5 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 1250। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, आपने पढ़ा है ना 1/8 कितना होता है? 12.5। इसका मतलब क्या होता है कि 12.5 में अगर आप इसमें परसेंटेज में हम कहते हैं इसके बराबर होता है, तो 8 इंटू 12.5%, 100% मतलब 1 के बराबर होगा। तो वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं इधर। कैलकुलेशन में आप जो बेसिक फ्रैक्शंस पढ़ते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको यूज करने आने चाहिए बस। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसका मान बताओ क्या आएगा? आप कहेंगे सर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये मेरे पास a और इसे b मान लूं तो a³ प्लस b³, और नीचे क्या है मेरे पास? पॉइंट अगर मैं हटा दूं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है ऊपर, तो यहां से पॉइंट हटाना है, यहां से पॉइंट हटाना है, तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इधर भी डिवाइडेड बाय 100 आएगा और इधर भी डिवाइडेड बाय 100, तो ऊपर जाके मेरा क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। पॉइंट सारा मैंने हटा दिया, तो ये मेरे पास a² है, ये b² है, और ये माइनस ab है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ होता है a² प्लस b² माइनस ab इंटू में a प्लस b। तो मेरे पास रह जाएगा सिर्फ a प्लस b करेंगे तो मतलब 318 प्लस 236 और इंटू में 100। हालांकि इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने ये देख लिया था इंटू में 100 होने वाला है मेरे पास, तो आंसर मेरा 100 का मल्टीपल आपको दिखेगा। और वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया ना क्वेश्चन, वहीं पे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल हमारे पास, एक बस है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 10 मिनट का होल्ट लेती है हर 50 मिनट चलने के बाद, तो हमें बताना उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ध्यान से समझना, नॉर्मल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर उसे तय करना है 1 घंटे के अंदर। बट वो कर क्या रही है? हर 50 मिनट में 10 मिनट का होल्ट ले रही है। तो एक्चुअली में घंटे के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन वो चल कितना रही है? 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, चल रही है 50 मिनट। अच्छा, आप ये बताओ 1 घंटे की जो एक्चुअल स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 50 मिनट में कितना चलेगी? आप कहेंगे सर 50 किलोमीटर, और 10 मिनट रुक गई, तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर पूरी 60 मिनट में अब एक्चुअली में कितना चल रही है? वो 50 किलोमीटर ही चल रही है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। ये ओरली करने वाले सवाल है सारे के सारे जो यहाँ पे थे। ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कहता है 36a की पावर 4 प्लस 1, और इस पूरे को सोल्व करके बताना है कि हमारे पास a की पावर 4 और b की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? देखो, इसे करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे सोल्व करने के लिए, जैसे ये a² को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36a² प्लस मेरे पास 1/a² कुछ ये बनेगा, और इधर क्या रह जाएगा? b² अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 51/2 बचेगा इधर, माइनस मेरे पास 81 b² बचा, और माइनस मेरे पास 9/16 और ये b²। क्या कुछ इस तरीके की चीजें मेरे पास निकल के आएंगी। अब हमें इसे सिंपलीफाई करके बताना है कि भाई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं। अच्छा, ये ना उस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमने पढ़ा नहीं था वो वाली फॉर्म कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मल्टीपल नंबर्स अगर 0 बन जाए, है ना, तो उसमें हम इंडिविजुअली सभी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम a और b की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसमें आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये इक्वेशन काफी है हमारे a और b दोनों की वैल्यू देने के लिए। जैसे अभी मैं सोल्व करूंगा तो आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। देखो, ये 36a² है,
तो आप कह सकते हैं सर ये 6a का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1/a स्क्वायर, ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। b वाला इधर ले जाऊं तो ये 9b का होल स्क्वायर है, और ये 9/16 को 3/4 b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यही है। इधर जाऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 51 के बराबर हो गई। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो ये 51 जो है 51/2 इधर ले आऊंगा तो -51/2 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। तो बेसिकली अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना होगा तो ये -51/2 का यूज होने वाला है। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इसमें लिख दूं -2 इंटू में 6a इंटू में 1/a, कुछ फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर आपने 12 को माइनस कर दिया इसमें एक्चुअली में, तो आपको 12 को ऐड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे +12 कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, ये क्या 6a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये 9b का होल स्क्वायर प्लस 3/4b। अगर इसमें मैं क्या करूं, -2 इंटू में 9b इंटू में 3/4b कर दूं, तो b डिनोमिनेटर में, यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था पूरे में, मैंने सब जगह गलत लिख दिया। तो क्या होगा, आपका ये कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 2, तो ये वाली वैल्यू बेसिकली 27/2 बनेगी माइनस का। तो अगर यहाँ पे ये कर रहा हूं तो प्लस का 27/2 भी मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मेरे पास 9b माइनस में 3/4 डिनोमिनेटर में भी इसका होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 24 प्लस 27/2 डेट इज 51/2 पॉजिटिव बनेगा, जो कि नेगेटिव में दे रखा है, कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट बना, एंड रिजल्ट क्या हुआ, आप कहेंगे सर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम अगर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी पॉसिबल है। और ये अगर 0 है तो 6 से मेरा किसके बराबर, 1/a, और यहाँ पे आप a स्क्वायर का मान कह सकते हैं 1/6 आ गया। इसी तरीके से इधर सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 9b ये बराबर हो जाएगा 3/4b के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 1/12। a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, हमसे पूछा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/36, b की पावर 4 1/144। आप देखेंगे 36 इंटू 4 होता है 144, तो इसमें भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आया 5 और यहाँ पे आया 144। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान रखना इस तरीके से भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 7 और उसकी हाइट दे रखी है हमें 12। तो 7 और 12, इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया सेम रेडियस का, तो ये इस तरीके से इस पे हेमिस्फीयर डल गया। इसे पिघला के आइडेंटिकल कोन बनाए गए, सबका जो रेडियस होगा वो 3.5 होगा और हाइट 8 होगी कोन्स की। तो कितने कोन बनेंगे ये बताना है। आप कहेंगे सर इस पूरी फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर एच, तो पाई इंटू में 7 स्क्वायर इंटू में 12, और ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है मेरे पास 2/3 पाई, और r तो सेम है डेट इज 7, तो 7 का क्यूब। अगर कोन बनाने हैं तो मान लो n कोन बनाने हैं, तो n इंटू में वॉल्यूम कोन की मल्टीप्लाई करूंगा, कोन की वॉल्यूम होती है पाई/3 r स्क्वायर h, रेडियस है 3.5, तो 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इंटू में हाइट दे रखी है 8। सोल्व करके हमें n का मान बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने पाई क्यों नहीं लिखा था, मेरे को पता था ये कटना ही कटना है। अब देखो 7 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 7 स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब कट के 7 की पावर 1 रह जाएगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। कुछ और कट सकता है, जैसे 4 है तो ये रह जाएगा 2, और ये उधर जाके 3/2 बन जाएगा। इधर सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे अगर ब्रैकेट में सोल्व कर लूं 36
और ये 2 इंटू 4, 2 इंटू 7 14, 36 प्लस 14 50, और ये हो जाएगा ये। सोल्व करेंगे तो यहां से काटूंगा तो 25। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक 5 डिजिट का नंबर है, ये डिविजिबल है 3, 7 और 11 से, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी डी बता दो। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर ये नंबर है ना 683CD, जब भी ऐसा नंबर और इससे डिवाइड करना हो, किससे? इन तीनों से डिविजिबल है, तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 7 3 जा 21, इंटू में 11 करेंगे तो 1 3 और 2, 231 से कटना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू 231 से कटनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इन जनरली सी और डी को क्या बना लेते हैं हम, इसे लिख देते हैं 9 और 9। अब जो मेरे पास, क्योंकि सीओडी की मैक्सिमम वैल्यू 9 और 9 ही पॉसिबल है, अब जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास इसे डिवाइड करने के बाद वो घटा देंगे इसमें से, तो एक्चुअल सीओडी का मान मिल जाएगा। आप कहेंगे सर पहले कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 462। फिर मेरे पास यहाँ पे 1 आया, 2 आया और यहाँ पे 2 आया, फिर ये 9 आ गया, कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स ही आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 9 और 9 टू कैरी फॉरवर्ड ये आएगा, तो ये 0 बन गया। 21 में से 7 घटाएंगे तो 14, और यहाँ पे फिर से 9 आ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा? आप कहेंगे सर 7 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा, 6 टाइम्स जाना चाहिए पूरा का पूरा। 6, ये क्या वैल्यू बची मेरे पास? यहाँ पे तो आ गया 3 और ये आ गया मेरे पास 2, 23 रिमाइंडर बच गया हमारा। अगर 23 रिमाइंडर है तो इसमें से 99 में से, ये पूरा नंबर लिख सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है, इसमें से 23 घटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 6 और यहाँ पे मिलेगा 7, और ये नंबर जो आगे की डिजिट्स हैं 683, ये एज इट इज रह जाएंगे, मतलब ये वाली वैल्यू कट जाएगी पूरी की पूरी 231 से। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे अगर कंपेयर करूं तो ये सी हो गया और ये डी हो गया। हमसे पूछा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी डी, तो 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू में 6। आप देखेंगे ये 7 49 माइनस 42, ये बचेगा 7, और 6 स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 7 कितना हो गया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है पी क्यू आर में कुछ पैसा बांटा गया किस रेशियो में? 3:4:5 के अंदर। जो पी का शेयर है अगर उसे घटा दें 120 से और क्यू के शेयर को 80 से बढ़ा दें तो रेशियो मिल जाएगा पी क्यू का। ये ओरिजिनल शेयर्स का सम क्या होगा? अच्छा, तो ओरिजिनल शेयर्स अगर मैं एक्स की फॉर्म में मान लूं तो ये हो गए मेरे पास कितने? 7 और 5 12x। अब यहाँ पे पी के शेयर में से हमने क्या करना है? 120 घटा देना है और क्यू के शेयर में 80 जोड़ देना है, तो फाइनली रेशियो बन गया 7:10। सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 4x 28x 30x 2x इधर रह जाएगा, 7 8 जा 560, 560 में 120 जोड़ेंगे तो 680 बन जाएगा, और x का मान यहाँ पे आ गया 340। तो हमें बताना है ओरिजिनल शेयर टोटल कितना होगा, तो 12x 12 इंटू में 30 340 करेंगे तो 0 8 4 कैरी फॉरवर्ड 4080। कुछ मिस्टेक है? सॉरी, तो 120 नहीं जुड़ेगा, ये 1200 जुड़ेगा, तो ये 560 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1760, और इसे 2 से काटूंगा तो मेरे पास 880 ये वाली वैल्यू आएगी, और 880 अगर हम यहां पे करेंगे तो 12 8 जा 96 और उसमें जोड़ देंगे। वैसे तो 60 दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, वरना पूरा सोल्व करोगे तब भी ये मिल जाएगा। चलें आगे। बाकी 12 का मल्टीपल था हमारा आंसर, चांसेस उसके होंगे, वो सब चीजें देखी जा सकती हैं, बट एक ऑप्शन में मल्टीपल भी हो सकते हैं जो 12 के मल्टीपल हो। जैसे अगर मैं देखूं 12 का मल्टीपल तो मुझे दिखेगा कि आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये वाली वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं है, ये वाली वैल्यू 14 2 16 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी है, तो इन दोनों ऑप्शन में डाउट रहता, फिर भी सोल्व करना ही पड़ता।
उसके बाद सेकेंडरी केस में फिर यूनिट डिजिट से कर सकते थे बाकी दो में, जैसे 6 0 दिख गया। अगला सवाल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, जब भी मैंने आपको बताया है क्यूब दिख जाए और 3 वैल्यू दिख जाए, ये क्यूब और ये क्यूब, तो ये पूरा कैपिटल ए मान लूं, ये पूरा कैपिटल बी और ये पूरा कैपिटल सी मान सकता हूं। ये 125 से कंफ्यूज मत होना, अगर अंदर ले जाऊं तो ये 5 और ये 25 ये बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास ए क्यूब कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जब भी दिख जाए तो हम देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं बन रहा। अगर मैं इनका सम करूंगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 5b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर कट जाएगा, 25c स्क्वायर माइनस का प्लस का कट जाएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें पता है क्या बन जाएगा, 3abc बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 5c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 25c स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर माइनस 25c स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब नीचे आ जाते हैं भाई, नीचे क्या चीज चल रही है। नीचे अगर हम देखें तो अगेन क्यूब में, तो हम फिर से कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a माइनस 5√5, इसको जोड़ेंगे तो a से ये a कट गया, माइनस √5b प्लस √5b ये कट जाएगा, माइनस 5c कट गया। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बन रहा है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसे सिंप्लीफाई करके, आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 3a माइनस √5b माइनस 5c और यहाँ पे 5c माइनस a, ये आ जाएगा। 3 से 3 कट गया। अगर हम देखें तो ये देखो, ये अगर x मान लू तो ये x माइनस वाई है, ऊपर क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये स्प्लिट होगा x माइनस वाई x प्लस वाई में। तो इसका मतलब मेरे पास क्या कटेगा, ये माइनस वाला कट जाएगा और ऊपर रह जाएगा मेरे पास बस a प्लस √5b, है ना, √5b का होल स्क्वायर था ये। ऐसे इधर रह जाएगा मेरे पास √5b प्लस का साइन बन जाएगा 5c, और इधर रह जाएगा मेरे पास 5c प्लस a। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ओरली अगर आपको दिख जाता है इस क्वेश्चन को पढ़ते, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स तरह के कर रखे हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलें आगे। अगला सवाल, इसे सोल्व करके कोटे का मान बताना है। तो सिंपल है, आपको पता, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 8 कोस 12 कोस, 4 कोस रह गया, 14 साइन, 5 साइन इधर जाके घटेगा, तो 14 माइनस 5 9 साइन रह गया। तो हमें कोट बताना है, तो कोस बाय साइन कितना हो गया, 9/4 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। अगला सवाल, कोस 30 प्लस x साइन 45। हमें पता है साइन 35 और कोस 45 बराबर होते हैं, तो x का मान कितना आ गया 15। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भाई स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाओगे तो एंड के लिए टाइम नहीं बचेगा। एंड में हो सकता है इजी क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। कहता है ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर साइड्स की लेंथ इतनी दे रखी है, हमें इन रेडियस बता दो। ये तो भाई कितनी बार रटवाया है मैंने आपको कि भाई अगर साइड 13 14 15 हो तो एरिया होता है 84 और इन रेडियस होता है 4। याद करवाया है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। बाकी तो आप बेसिक से निकाल ही सकते हैं। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, इसके अंदर अगर मैं एक सर्कल डाल भी दूं तो 13 14 और 15, अगर ये मेरे पास साइड हो, इन रेडियस निकालना हो, तो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया किसके बराबर होता है, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। अच्छा, एरिया भी अगर आप निकालेंगे जब 3 साइड दे रखी होती हैं, ये होता है सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 1, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 2 और सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 3। इसे सोल्व करके निकाल लेंगे। इन तीनों का सम कर लो पहले। तो देखो इन तीनों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मिडिल टर्म ही मेरी एवरेज हो जाएगी। तो सम कितना हो जाएगा, 14 इंटू में 3 डेट इज 42। पेरीमीटर 42 हो गया, तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर कितना 21 हो गया। अगर सेमी पेरीमीटर 21 है तो 21 में से 1 घटाया, 13 को घटाया तो 8, 14 को घटाया तो 7, 15 को घटाया तो 6, यही आएगा। और ये r इंटू 21 है। आप देखेंगे 7 यहां से ले लिया, इसे 3 और 2 में ब्रेक कर दूं तो 3 यहां से ले लिया तो 21 बन गया, 21 बाहर आ गया।
8 दूनी 16, 4 बाहर आ जाएगा और ये मेरे पास r इंटू में 21 से 21 कैंसिल, r का मान कितना 4। चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक बैग के अंदर कुछ ब्लू बॉल्स हैं और 12 ग्रीन बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम इज 2/5। अगर मैं इतना ही देखूं तो मैं निकाल सकता हूं ब्लू बॉल्स कितनी होंगी। आप कहेंगे समझो मान लो n ब्लू बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी हो गई n+12 हो जाएंगी। तो यही ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी और यही हमें दे रखा है 2/5। अगर आप यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हैं, 2n 5n 3n बचेगा और ये 24 के बराबर 12 इंटू 2 और n का मान 8। वरना आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पे कितना रेशियो बढ़ गया 3 रेशियो बढ़ गया, यहाँ पे n से हम कितना बढ़ गए 12, 3 रेशियो 12 के बराबर तो 1 रेशियो 4 के बराबर तो 2 रेशियो 2 इंटू में 4 8 के बराबर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इस तरीके से भी सिंप्लीफाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास कितनी हो गई, अब ग्रीन बॉल्स 12 हो गई और ब्लू बॉल्स मेरे पास 8 हो गई। हमें बताना है अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम 2 ग्रीन बॉल्स निकाल पाए जब 2 बॉल्स को हम रैंडमली सिलेक्ट करें। तो दोनों ग्रीन निकालनी है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आप कहेंगे सर ग्रीन बॉल कितनी है 12, पहली बॉल निकालें, टोटल बॉल्स हैं 8 + 12 20, तो 12/20 पहली ग्रीन बॉल। दूसरी ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अब 12 की कितनी रह गई 11, टोटल बॉल से एक निकल चुकी है तो रह गई 19। सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे, 4 से काटेंगे 3 और 5 और ये वाली वैल्यू 33/95 आ गई। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है इस टेबल को देखो, डेली इनकम दे रखी है 60 लोगों की। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो 200 या 200 से ज्यादा कमाते हैं लेकिन 300 से कम कमाते हैं। आप कहेंगे सर 200 से कम कमाने वाले कितने हैं 22 और 300 से कम कमाने वाले कितने हैं 48। जो इनका डिफरेंस होगा ये आ गया मेरे पास कितना 26। यही तो वो लोग हैं कि भाई 300 से कम कमाते हैं लेकिन 200 से ज्यादा कमाते हैं। तो 26 इसी क्वेश्चन का आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई होप ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और तैयारी आपकी जबरदस्त चली रही होगी। मेंस एग्जाम की आपको पता चल गया है कि जनवरी में 3rd वीक में होना है। अच्छे तरीके से तैयारी करिए और तैयारी के लिए सबसे जरूरी होता है कि पहले बेसिक कंसेप्ट्स को सीखना। कंसेप्ट सीख लिए तो उसकी प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाना। मॉक्स के लिए आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें फुल लेंथ टॉपिक वाइज टेस्ट बेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारे मिलते हैं जो आप एनरोल कर सकते हैं। सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो 399 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, जिसमें 4 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, सारे टेस्ट मिल जाएंगे और जो टारगेट ग्रुप्स भी बनाए गए हैं आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सीजीएल तो आ ही गया है। सीएचएसएल के लिए जो टारगेट ग्रुप है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 9 मंथ्स या 1 ईयर वाला प्लान ले सकते हैं। और मैथ्स का जो लोग अगले साल की तैयारी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से न्यू कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, द्रोणाचार्य बैच 3.0, जिसकी बिल्कुल नए सिरे से नए पैटर्न के हिसाब से पूरी क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, एवरीथिंग विल बी न्यू, सब बिल्कुल नए तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो आप आरबी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले आरबी का मैथ्स कोर्स परचेज किया है तो उसी बैच के अंदर भी एक नए फोल्डर में न्यू क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पहले कोर्स परचेज कर लिया मेरा तो आपको फिर से नया परचेज करना पड़ेगा। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। हम कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तो उसमें जितनी भी नई क्लासेस हम बनाए, नए जितने भी नए बैचेस हम लॉन्च करें, उन सबका एक्सेस आपके पास रहे। ठीक है, तो उन लोगों को दोबारा लेने की जरूरत नहीं है और जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं अगले साल सीजीएल 2026 की, तो वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें जो सीजीएल मेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, सीएचएसएल मेंस को टारगेट कर रहे हो, उसके लिए आपको मैथ्स की स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चाहिए तो मेंस स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस जो पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, उसका एक्सेस भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए ऐसे ही 3.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें सारी क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी हैं। अभी पॉलिटी की क्लासेस ऐड हो रही हैं, बस बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल हैं। इसे आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और ऑफिसर बैच में तो सारे कोर्सेज मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग प्लस टेस्ट सीरीज, कॉम्बो टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो आप वहां से जाके एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। अभी आप लोगों से अलविदा लेंगे, जल्दी मिलेंगे नए मॉक में, नए प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।